अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कंज्यूमर बिहेवियर क्लास। आज के इस टॉपिक में अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर में डेमोग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट। मार्केटर्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो सेगमेंटेशन को करने के लिए अपनी मार्केट को अंडरस्टैंड करें और डेमोग्राफिक्स इस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं ये हम अगली स्लाइड में अब देखेंगे। Demographics describes a population in terms of its size, distribution and structure. हमने अपने चैप्टर 1 में भी डेमोग्राफिक्स के बारे में डिस्कशन की थी। थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं इस टॉपिक को। एक तो डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस जो हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं कि डिफरेंट एज, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट इनकम्स, एजुकेशन, फैमिली लाइफ साइकिल, रिलीजन और भी बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं जिसमें हम पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स। तो जो डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस होते हैं वो कंजम्पशन बिहेवियर को डायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे, और उनके जो दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं जैसे उनकी पर्सनल वैल्यूज हैं और डिसीजन स्टाइल्स हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर वो पर्सनल वैल्यूज और डिसीजन स्टाइल्स जो हैं वो फर्दर जो है वो कंजम्पशन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं है कि मार्केटर्स को फ्रीक्वेंटली सेगमेंट्स तो बनाने पड़ते हैं और अपने जो मार्केट्स है उसको अपने बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स के ऊपर सेगमेंटेशन उसकी करनी पड़ती है, so that they can use that information to select the appropriate media and develop effective themes to promote their product. Okay, let's discuss an example of demographics of a high-end coffee shop crowd जो बहुत devoted है अपने उस coffee shop में। ठीक है, तो वो कहते हैं कि today's most devoted coffee shop patrons are 18 to 34 year olds and those with annual incomes of over $75,000। ठीक है, इसका मतलब जिसकी ओवर 75,000 एनुअल इनकम है वो थोड़ा सा एक हाई स्टेटस है उसका। 42% of the 18 to 34 years old and 46% of those who earn more than $75,000 say that when they drink coffee away from home, they head straight for Starbucks like shops, compared with just 32% of all away from home coffee drinkers. The younger folks are attracted to the coffee bar atmosphere, music selections, and what tends to be a younger customer base, while the wealthy simple wants the best. सो ये एग्जाम्पल देख के भी हमें पता चलता है कि मार्केटर्स जो हैं किस तरीके से स्टैटिस्टिकली चीज़ों को एनालाइज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स देखते हैं डेमोग्राफिक्स की, और उसके हिसाब से फिर अपने मार्केटिंग एफर्ट्स लगाते हैं कि कौन सी जो सेगमेंट है आपके डेमोग्राफिक्स का, उसमें आप देख लें कि इस एग्जाम्पल में एज भी आ गई, इसमें एनुअल इनकम भी आ गई, और अक्सर इनका ओवरलैप भी आके आपको डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स जो हैं वो डिफाइन करने होते हैं। मार्केटर्स के लिए अपनी प्रोडक्ट्स को एज के हिसाब से पोजीशन करना बहुत क्रिटिकल होता है, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एज का कल्चर के साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन है, क्योंकि आपके बहुत सारे बिहेवियरल नॉर्म्स और आपके एटीट्यूडनल नॉर्म्स, जो आप एटीट्यूड शो करते हैं और जो आप बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, उसका एक एज के साथ रिलेशनशिप है। यंग पीपल टेंड्स टू बी मोर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एल्डर्स आर मोर assertive, they can be more impulsive in cultures जहाँ पे एज वाइज जो है वो बिलीव है कि एज वाइज विजडम इंक्रीज होता है। ऑन द अदर हैंड अमेरिकन सोसाइटी में देखा गया है कि एज जो लोअर एज के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो ये नहीं करते कि रिक्वेस्ट करें, वो इम्पोज करने की कोशिश करते हैं अपने डिसीजंस। तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ स्टाइल्स का एज के साथ जो है वो रिलेशनशिप है, और इसलिए हमें हमारे लिए बिल्कुल ये सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि एज जो है हमारे कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो स्पोर्ट्स गुड्स हो, चाहे वो मोबाइल्स हो, चाहे वो वेकेशंस हो, जो किस किस्म की प्रोडक्ट्स है उसका एज के साथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। हमने अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी अभी देखा है। हम कौन सा मीडियम यूज करते हैं ये भी एज के साथ इसका एक अमल दखल है।
हम कहाँ पे शॉप करते हैं, किस किस्म की प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, और मार्केटिंग एक्टिविटीज जो प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं ये एज के साथ इनकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और वही वजह है कि मार्केटर्स जो है उनके लिए किसी भी कंट्री की डेमोग्राफिक स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू एज उसके बारे में जानना जरूरी है। अब अगर पाकिस्तान की एग्जांपल कोट करें तो एक एस्टीमेट जैसे 2017 में सेंसस हुआ था जिसके मुताबिक पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 20 करोड़ या 200 मिलियन थी। ठीक है। लेकिन 200 आजकल एस्टिमेट के हिसाब से ऑलमोस्ट 233 मिलियन पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 2020 में। दैट्स जस्ट एन एस्टिमेट। उसमें से जो 14 साल तक के लोग हैं दैट इज 36%। स्टैगरिंग ये स्टैटिस्टिक्स हैं कि जो यंग वेरी यंग पीपल हैं दैट इज 36%। ठीक है। इसका मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो बच्चों पे बेस कर रही है पाकिस्तान की। फिर 15 से 14 साल के दरमियान है दैट इज 19%। ठीक है। उसके बाद जो 25 से 54 साल के दरमियान है दैट इज 34.7%। ये जो जिसे कहते हैं कि अडल्ट्स। ठीक है। और फिर जो ओल्डर पीपल हैं दैट इज 55 टू 64 ईयर्स दैट इज 5.55% जो निस्बतन कम है। और सबसे जो बूढ़े लोग हैं दैट इज 65 ईयर्स एंड अबव दैट इज 4.44%। और इन सब में ऑलमोस्ट जो मेल्स और फीमेल्स की पॉपुलेशन है वो सेम है एक्सेप्ट फॉर 65 ईयर एंड प्लस, जिसमें फीमेल्स जो हैं वो ज्यादा हैं काफी। ठीक है। और 25 से 54 में अगर आप देखें तो मेल्स जो हैं वो ज्यादा हैं। अब ये इंडिकेशंस हैं कि स्पेसिफिकली वो जो एक आप डेमोग्राफिक्स एज के हिसाब से बात कर रहे हैं, देयर नीड्स टू बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो यंग पीपल को टारगेट करें। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ये भी आपने देखना है कि यंग पीपल को टारगेट करने के साथ चूंकि पाकिस्तान में एज वाइज डिसीजन पावर इंक्रीज होती जाती है। और पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हम लोग अपने घर में हमारे पेरेंट्स इवन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कितनी रिस्पेक्ट होती है कि हमारे पेरेंट्स भी जो हैं वो उनसे इजाजत लेते हैं, उनका मशवरा लेते हैं अगर उन्होंने कोई परचेज करनी हो, स्पेसिफिकली ऐसी परचेज जो इम्पोर्टेंट भी हो और नजर भी आने वाली हो। तो वो एक रेफरेंस ग्रुप का इन्फ्लुएंस जो हमने लास्ट उसमें कवर किया था कि वो एक बड़ी क्रिटिकल किस्म की परचेज है और वो सबके सामने पेरेंट भी है। उस किस्म के डिसीजंस और स्पेसिफिकली अगर ज्यादा अमाउंट की जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं उस किस्म का डिसीजन भी एज वाइज वो उसमें करते हैं। तो बावजूद इसके कि पाकिस्तान में यंग पीपल ज्यादा हैं, यंग पीपल की प्रोडक्ट ज्यादा होनी चाहिए, उनको टारगेट इस तरह करना है कि जो ओल्डर पीपल हैं वो उसका डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। इसी तरह देखा जाए तो पाकिस्तान के जो फर्दर डेमोग्राफिक्स में जो मीडियन एज है वो 22 ईयर्स है, जिसमें से मेल्स की 21.9 ईयर्स और फीमेल की 22.1 ईयर्स मीडियन एज जो है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 2.07% है, जो थोड़ा सा अब रिड्यूस हुआ है। पहले काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट था पाकिस्तान का, और पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द दोज फैक्टर्स जिसका फ्यूचर में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा उस ओवर पॉपुलेशन का सामना भी करना पड़ सकता है, और अभी भी करना पड़ रहा है उस हिसाब से कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ उस हिसाब से कम है। फिर अर्बन पॉपुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कि जी 37.2% इज अर्बन पॉपुलेशन, विच मीन्स a large number of people are still living in rural areas and there is a whole market to explore over there. इसी वजह से बहुत सारी मोबाइल कंपनीज ने आपने देखा होगा कि उन्होंने वो मार्केट रीच की हैं, उन्होंने डिफरेंट रूरल एरियाज को टारगेट किया है। कुछ मोबाइल कंपनीज जो हैं वो कुछ एरिया में ज़्यादा उनका नेटवर्क बेहतर है, कुछ जो है वो अपनी सर्विसेज किसी और एरिया में ज़्यादा फोकस कर रही हैं। फिर रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज की तरफ मूव कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब्स ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वहाँ पे सेटल हो रहे हैं। तो हाउसिंग जो है उसकी इंडस्ट्री उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरीके से फैसिलिटीज़ जो बाकी जो सिटीज़ में देनी है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और वहाँ पे ज़ाहिर है पोटेंशियल भी होता है। Ethnic groups is a very important consideration कि 44.7% of the total populations are Punjabis, then Pashtuns 15.4%, then Sindhis 14.1%, Saraikis 8.4%, Muhajirs 7.6%, Balochis 3.6%, and others are 6.3%.
रिलीजन जैसे हमने कहा था प्रीडोमिनेंटली इट्स मुस्लिम कंट्री, 96.4% आर मुस्लिम्स, इसमें से 85 to 90% सुन्नीज एंड 10 to 15% शिया मुस्लिम्स, और उसके अलावा जो अदर जो माइनॉरिटीज हैं वो 3.6% तक वो इंक्लूड होते हैं। सो डेमोग्राफिक्स के हिसाब से जो सेगमेंटेशंस होती हैं और मार्केट स्ट्रेटजीज बनती हैं, उसके लिए भी मार्केटर को इस बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी है, और साथ साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने कौन से डायमेंशन जो है वो एक्सप्लोर करने हैं किस प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। एज बेस जब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन में, तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स की डिमांड्स किसी की कम हो जाती है, किसी की बढ़ जाती है। जैसे अगर चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो टॉयज, डाइपर्स, क्लोथ्स, जो बच्चों के कपड़े हैं उनकी डिमांड इंक्रीज होती जाती है। और फिर मार्केटर्स ये भी देखते हैं कि प्रोजेक्टेड चेंज क्या है डेमोग्राफिक्स में। जैसे अगर पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो रेट वो कम होता जा रहा है, और बच्चे निस्बतन कम पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो आज के जो यंगस्टर्स हैं वो कल के जो हैं वो अडल्ट्स बन जाएंगे, तो उनके लिए उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोजेक्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो डिमांड है वो किस तरफ जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अभी देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बड़े डाइवर्सिफाइड किस्म के बिजनेसेस अडॉप्ट करती हैं। जैसे मास्टर है, तो अब वो कार के बिजनेस में आ गए। इसी तरह निशात है, वो भी कार के बिजनेस में आ गए। तो इसका मतलब है कि वो एक एक फोरसीक करने की कोशिश कर रहे हैं, फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कार्स की डिमांड है वो फ्यूचर में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और इस टाइम मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत सारी कंपनीज नहीं है। और दूसरा ये है कि आज के जो यंगस्ट हैं वो कल के अडल्ट बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ज़्यादा कार्स परचेज करने की तरफ लोग आएंगे। तो एग्जिस्टिंग जो ऑफर्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो लोगों की प्राइस रेंज से ज़्यादा हैं, या वो वाली फीचर्स ऑफर नहीं कर रहे जो लोग अब चाहते हैं। उसकी वजह क्या कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में जो जापानीज इंपोर्टेड कार्स आई, तो लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि कार्स में ये फीचर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो पाकिस्तानी मेड कार्स उनको नहीं दे रही थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से मार्केटर्स जो हैं वो हर वक्त इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना रही हैं। एज के हिसाब से एक एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव एज। अब कॉग्निटिव एज बेसिकली उसको हम डिफाइन करते हैं एक बंदे की अपनी परसेप्शन के उसका वो क्या अपने आप को किस उम्र का सोच रहा है, कर रहा है। कई अडल्ट होते हैं, अपने 30s में होते हैं या 40s में होते हैं, वो अपने आप को बच्चा भी कंसिडर कर सकते हैं या बहुत यंग भी कंसिडर कर सकते हैं, या वो इतने हेल्दी हैं कि वो 20s के एज के लोगों वाली जो एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को प्रीफर करते हैं। ये भी देखा गया है कि जो ओल्डर कंज्यूमर्स होते हैं, 50 प्लस हो गए या 60 प्लस हो गए, वो अक्सर अपने आप को यंग समझते हैं, और जो अपनी उनकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, जो रियल एज है, ठीक है, उससे अपने आप को यंग समझते हैं। तो कॉग्निटिव एज इज बेसिकली हाउ ओल्ड यू फील यू आर। तो जिन इकोनॉमीज में, जिन कंट्रीज में हेल्थ केयर ज्यादा बेहतर है, एजुकेशन ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, सोशल सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, वहां पे जो कॉग्निटिव एज है वो उसका कॉन्सेप्ट निस्बतन कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग अब जिस एज के होते हैं अपने आप को उसी एज का समझते हैं, और इनफैक्ट वो ज्यादा है, यानी कि लोग अपने आप को उससे कम एज का समझते हैं। तो जहाँ पे हेल्थ बेटर है, आप अगर 60 के भी हैं, यू कैन बी एज हेल्थी एज अ 40 ईयर ओल्ड पर्सन। ठीक है, तो वहां पे जो कॉग्निटिव एज है वो लोग अपने आप को उतना कम समझते हैं। तो एज की जो परसेप्शन है वो मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप बूढ़े लोग हैं तो आप उनको बूढ़ा कह के प्रोडक्ट बेचें। यू नीड टू सेल योर प्रोडक्ट लाइक दैट यू आर मेकिंग देम फील मोर यंग। तो इस हिसाब से फिर हम बात जनरेशन्स की तरफ भी ले जाते हैं, जो हम अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। A generation or age cohort is a group of person who have experienced a common social, political, historical and economic environment. अच्छा, अब ये जो हमने बात हम अक्सर सुनते हैं कि यार ये जो जनरेशन, आज की जनरेशन ऐसी है, पुरानी जनरेशन ऐसी नहीं थी, या डिफरेंट जनरेशन्स जो हैं उनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब हमारे वक्तों में ऐसे होता था, अब तुम लोगों के वक्तों में ऐसे होता है, या हम कहते थे कि जी आपके वक्त में ऐसे नहीं होता था, हमारे वक्त में ऐसे होता है।
तो ये जनरेशन्स का कॉन्सेप्ट या एज कोहॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये मार्केटर्स के लिए इस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि जो एक जनरेशन के लोग हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, उन्होंने शेयर की होती हैं, यानी जैसे उनकी हिस्ट्रीज कॉमन है, उनके दौर में जो इवेंट्स हुए, इम्पोर्टेंट इवेंट्स जैसे वर्ल्ड वॉर का होना या जिस तरीके से कोल्ड वॉर का होना या जिस तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन का आना या सोशल मीडिया का आना, तो वो बहुत सारी चीज़ें उनकी एक कॉमनैलिटी क्रिएट करती हैं और मार्केटर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक यूनिक मार्केट सेगमेंट बेस्ड अपॉन दैट जनरेशन क्रिएट कर सके। अब कोहॉर्ट एनालिसिस बेसिकली एक प्रोसेस होता है, इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग एक्सप्लेनिंग दोज एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ एन एज ग्रुप एज वेल एज प्रिडिक्टिंग इट्स फ्यूचर एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर्स। और जो कोहॉर्ट एनालिसिस जब हम करते हैं तो वहां से हमें ये चीज पता चलती है कि जो जनरेशन्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंटली बिहेव करती हैं जैसे जैसे वो डिफरेंट एज कैटेगरीज में आती हैं। ठीक है, अब जनरेशन्स को डिफरेंट नाम दिए गए हैं। बेसिकली तो ये वेस्टर्न कंट्रीज की रिसर्च है, लेकिन वक्त ने साबित किया है कि ये जनरेशन्स दूसरी कंट्रीज में भी एज इट इज एप्लीकेबल या थोड़े से डिफरेंसेस के साथ एप्लीकेबल हो सकती हैं। तो जो 1945 यानी वर्ल्ड वॉर टू से पहले के लोग हैं उनको मैच्योरिस्ट भी कहते हैं और समटाइम्स उनको ट्रेडिशनलिस्ट भी कहते हैं। उसके बाद जो 1945 से 1960 के दरमियान की जो जनरेशन है, यानी वो लोग जो 1945 से 1960 के दरमियान पैदा हुए, उनको बेबी बूमर्स कहते हैं। अच्छा, 1945 से पहले के जो लोग हैं या 1947 से पहले के जो लोग हैं, हम अक्सर उनको प्री पार्टीशन जनरेशन भी कहते हैं। ठीक है कि जी ये पार्टीशन से पहले ये लोग पैदा हुए और इनमें से भी बहुत सारे लोग अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं, आल्दो वो काफ़ी उनकी एज हो गई है, लेकिन वो लोग पाकिस्तान में भी अभी हम हमारे इवन फैमिलीज में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्री पार्टीशन पैदा हुए होंगे। 1945 से 1960s के दरमियान के लोग जो हैं वो बेबी बूमर्स कहलाते हैं। फिर जनरेशन एक्स, अच्छा जनरेशन एक्स जो है ये 1961 से 1981 के दरमियान की जनरेशन है। उसके बाद आई है जनरेशन वाई जो 1981 से लेके 1995 के दरमियान की है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आती है जनरेशन जी। जनरेशन जी वो लोग हैं कि जो पैदा हुए हैं 1995 से लेके 2009 के दरमियान। और उसके बाद जो जनरेशन आती है वो है जनरेशन अल्फा, जो आजकल अभी भी जो लोग पैदा हो रहे हैं वो जनरेशन अल्फा में हैं, जो 2010 से लेके 2024 के दरमियान जिनकी पैदाइश हुई। तो जनरेशन्स को डिफरेंट नाम दिए हुए हैं रिसर्चर्स ने, और आल्दो ये ज़्यादातर तो वेस्टर्न कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से देखा गया है, लेकिन रिसर्च ने बार बार ये साबित किया है कि मोर और लेस डिफरेंसेस के साथ ईस्टर्न कंट्रीज में और एशियन कंट्रीज में भी ये जनरेशन्स इसी तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। और ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन अब रिसेंटली जो जनरेशन्स का कॉन्सेप्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग हो रहा है। आल्दो इसमें डिफरेंसेस जो हैं वो जो मार्केटर जब अपनी कंट्री में मार्केटिंग करता है तो वो डिफरेंसेस उसको आइडेंटिफाई करता है थ्रू मार्केटिंग रिसर्च। तो जो सबसे पहले जो नाम है दैट इज बिल्डर्स, जो जनरेशन जो 1946 से पहले पैदा हुए हैं या 1928 से 1946 के दरमियान जो हैं, इनको और नाम भी दिए गए हैं, जैसे मेच्योरिस्ट भी इनको कहा गया है और साइलेंट जनरेशन भी कहा गया है, लकी फ्यू भी ये नाम है अगर आप देखेंगे। तो ये वो लोग हैं जो आजकल 75 प्लस इनकी एज होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आते हैं बेबी बूमर्स। ठीक है, बेबी बूमर्स जो हैं वो बेसिकली वो लोग हैं जो 1945 से लेके 1965 के दरमियान के जो लोग हैं वो बेबी बूमर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन है वो जनरेशन एक्स, या इनको एक्सर्स भी कहते हैं, XERS, ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जो 1965 से 1979 या 1980 के दरमियान जो लोग पैदा हुए।
उसके बाद है जनरेशन वाई। अच्छा, जनरेशन वाई का जो फेमस नेम है, जो आपने काफी ज्यादा सुना भी होगा, दैट इज मिलीनियल्स। ठीक है, मिलीनियल्स इनको इसलिए कहा गया कि जब ये यंग हुए तो तब न्यू मिलीनियम जो है वो आ रहा था, तो ये उस हिसाब से उनको मिलीनियल्स या जनरेशन वाई इनको कहा गया। उसके बाद जो जनरेशन जी है, ठीक है, जनरेशन जी को जूमर्स भी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो 1997 से लेके 2012 के दरमियान, ठीक है, या 1995 से 2009 के दरमियान पैदा हुए। थोड़ी सी आपको डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट वेरिएशंस मिलेंगी, लेकिन मोर और लेस ये जो इनकी रेंजेस हैं ऑलमोस्ट ये सेम है। और उसके बाद है जनरेशन अल्फा, जो लेटेस्ट जनरेशन है, जो अर्ली 2000 से 10 से लेके मिड 2025 यानी 2024 के दरमियान, यानी अभी भी जो लोग पैदा हो रहे हैं वो लोग जनरेशन अल्फा से जिनका ताल्लुक है। अब इनमें देखें डिफरेंसेस क्या हैं इनके। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें तो जो बिल्डर्स थे या जो पुरानी जनरेशन थी, उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू गुजारी, विच इज़ अ वेरी बिग इवेंट, और बड़ा उसका एक इम्पैक्ट था उनके ऊपर। उसके बाद जो बेबी बूमर्स थे उनके उन्होंने और चीज़ें देखी। उसके बाद जनरेशन एक्स थे, उन्होंने और चीज़ें देखी। जनरेशन वाई को सितंबर 11 फेस करना पड़ा, या टेररिज्म फेस करनी पड़ी, वॉर फेस करनी पड़ी, एक और डिप्रेशन फेस करना पड़ा। जनरेशन जी जो है उसके अपने इश्यूज थे, और जनरेशन अल्फा उसके अपने इश्यूज थे। फिर इनकी पसंदीदगी नापसंदीदगी, क्या चीज़ें ये पसंद करते थे, इनके टॉयज कौन से थे, डिवाइसेस कौन सी ये यूज करते थे। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो और इसमें हम चीज़ें देख सकते हैं। ये देखें जिस तरीके से जो मैच्योरिस्ट थे या जो बिल्डर्स जिन्हें कहा गया है, ठीक है, उनके लिए होम ओनरशिप एक बहुत बड़ी एस्पायरेशन थी। जो बेबी बूमर्स थे उनके लिए जॉब सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जनरेशन एक्स जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ फोकस करती थी। जनरेशन वाई के लिए फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जनरेशन जी जो है वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को देखती है। टेक्नोलॉजी की तरफ अगर देखा जाए तो जो ओल्ड पीपल थे, जो अब ओल्ड पीपल हैं एक्चुअली, वो लार्जली डिसएंगेज थे फ्रॉम टेक्नोलॉजी। लेकिन जो बेबी बूमर्स थे वो अर्ली आईटी की तरफ उनका रुझान गया। फिर जो जनरेशन एक्स थी वो टोटल डिजिटल की तरफ हुई, मुतवज्जो हुई। और फिर जो जनरेशन वाई थी वो ज़्यादा डिजिटल की तरफ हुई। और जनरेशन जी जो है वो टोटल टेक्नोलॉजिक्स हैं। और अब जो जनरेशन अल्फा है वो तो ऑब्वियसली उसकी तो लाइफ ही पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करती है। तो ये जो डिफरेंसेस आपको इन फिगर्स में नजर आ रहे हैं, या आप और इस पे सर्च करेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि जनरेशन का कॉन्सेप्ट मार्केटर्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो डिफरेंट कोहॉर्ट्स के लिए या डिफरेंट जनरेशन्स के लिए स्पेसिफिकली उनके जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, उनके एटीट्यूड्स, उनकी वैल्यूज को देखते हुए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वो डिफरेंट डिजाइन कर देते हैं। इसी तरह प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो जो जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा है, स्पेसिफिकली उनके लिए कोविड जो है एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं लैंडमार्क होगा। ठीक है, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा ऐसा इवेंट है जिसने उनकी पूरी लाइफ, आगे आने वाली लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करना है, एकेडमिक्स के ऊपर इम्पैक्ट करना है, एक्टिविटीज के ऊपर इम्पैक्ट करना है, उनकी जो डिजिटल एडॉप्शन है उसके ऊपर इम्पैक्ट करना है। आप लोग खुद अपने पर्सपेक्टिव में देखें कि इतना ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब रिसेंटली आप लोग कर रहे हैं, आप हाल तो पहले भी यूज़ करते थे, लेकिन जिस तरीके से नाउ वी आर टोटली ग्लूड टू आवर स्क्रीन्स, वी आर वाचिंग सो मैनी वीडियोस, वी आर ब्राउजिंग सो मच ऑन इंटरनेट, और हम अपने मोबाइल्स का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हट के जो हम पुरानी ट्रेडिशनल जो हम अप्रोच थी मोबाइल को यूज़ करने की, कि सिर्फ उसको वीडियोस देख लें, म्यूजिक सुन लें, या कम्युनिकेशन के लिए या व्हाट्सएप के लिए यूज़ करना, अब एक अदर पर्सपेक्टिव में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंड मार्क के तौर पे प्ले करती हैं। अब हमारे जो फॉर एग्जांपल जैसे पेरेंट्स थे, ठीक है, उनके लिए और थ्रेट्स थी अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए। ठीक है, उन्होंने ज़िया का ज़माना देखा है, उन्होंने फॉर एग्जांपल 90s का ज़माना देखा है, उनके लिए पॉलिटिकल टर्मोइल्स और किस्म के थे। हमारे जो हम लोगों के जो थे, हम लोगों ने मुशर्रफ का ज़माना देखा है, उसके और डायनामिक्स थे। ठीक है,
अब जो रिसेंट है फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे उस जो फ्यूचर है और जो प्रेजेंट हमारी डिसीजंस हैं उसके ऊपर अफेक्ट करेगा। और जाहिर सी बात है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट करती हैं और मार्केटर्स को इनको अपने जहन में रख के अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। We all are familiar with the concept of social class, लेकिन जब हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको समझाना कि एक्चुअली सोशल क्लास है क्या। ठीक है, बेसिकली सोशल क्लास और सोशल स्टैंडिंग्स ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज्ड वर्ड्स हैं जिनका एक्चुअली मतलब ये होता है कि आप सोसाइटल रैंक की बात कर रहे हैं, which is one's positions relative to others on one or more dimensions which are valued by society. So how do we obtain a social standing? हमारी social standing is a result of some characteristic जो हमारे पास है और दूसरे लोग उसको डिजायर कर रहे हैं या उसको काफी इज्जत दे रहे हैं। दे होल्ड दैट इन अ हाई स्टीम। ठीक है, विच कैन बी डिपिक्टेड बाय एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ऑनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, लेवल ऑफ इनकम, इवन हेरिटेज। ये वो तमाम चीजें हैं जो हमारी सोशल या सोसाइटल रैंक को डिपिक्ट कर रही हैं। ठीक है, और जब हम कहते हैं कि सोसाइटल स्टैंडिंग्स, ठीक है, तो वो जाहिर है जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो सोसाइटल स्टैंडिंग्स बनती हैं, वो तो ऑब्वियसली अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, लोअर क्लास, ये चार, या कई और भी इस तरह करते हैं जैसे अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, अपर अपर क्लास या तो इस तरह भी हो सकती हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा डायमेंशंस में चेंज करने से भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और वहां से फिर एक हमारा जो आगे निकलता है कॉन्सेप्ट विच इज सोशल क्लास सिस्टम। दिस सोशल क्लास system is defined as a hierarchical division of a society into relatively distinct and homogeneous groups with respect to attitudes, values and lifestyle. अब ये जो डिफरेंट सोशल क्लास सिस्टम जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि डिस्टिंक्ट नहीं होते। ठीक है, ये बहुत एक सेट नहीं बनता, लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूस में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। यानी कई दफा किसी का बताना मुश्किल हो जाता है कि ये मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में है, या लोअर से मिडिल या अपर मिडिल है, तो वो बहुत ज्यादा। तो ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मार्केटर्स को देखना कि कौन से सोशल क्लास के कंट्री में किस नजर से देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक गरीब बंदा, ठीक है, एक ऐसी जैसे सीएसएस पास करते हैं अक्सर लोग मेहनत करके और वो एक बड़ी इस तरह के ओहदे पे लग जाते हैं, जैसे जिसे हम सीएसपी ऑफिसर कहते हैं, तो वो एक अपर क्लास में मूव कर जाते हैं या अपर मिडिल क्लास में मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो हालांकि इतनी ज्यादा इनकम ना भी हो, लेकिन वो एक स्टेटस जो है वो उसको एंजॉय करते हैं, और वो स्टेटस ही जो बेसिकली, अच्छा, फिर बहुत सारे ऐसे उनके साथ फैक्टर्स जुड़ जाते हैं कि उनकी परचेजिंग पावर थोड़ी बढ़ जाती है, यानी उनकी जॉब के साथ ऐसे रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, या वो दूसरों को दिखाने के लिए, अपने स्टेटस को शो करने के लिए ऐसी चीजें परचेज करते हैं कि वो दूसरों को पता चले कि वो उस पर्टिकुलर क्लास से उनका ताल्लुक है। ठीक है, तो वो जो यूनिक बिहेवियर्स उस क्लास के साथ होते हैं वो उसको शो करने की कोशिश करते हैं। तो वो जाहिर है उनकी प्रेफरेंसेस, उनके परचेसेस, उनके कंजम्पशन पैटर्न्स, उनकी कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, या वो मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंज्यूमर बिहेवियर में कि आप सेगमेंटेशन करें विद रिस्पेक्ट टू सोशल क्लास और सोशल रैंक। although सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हर किस्म की कंजम्पशन बिहेवियर को तो एक्सप्लेन नहीं करती, इन इट सेंस कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबने खरीदनी ही खरीदनी होती हैं, जैसे सब्जियां हो गई फॉर एग्जांपल, सबने खरीदनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरीज को या कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को वो अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर डीएचए में सब्जियों की प्राइसेस देखें और रिलेटिवली एक ऐसे नेबरहुड में देखें जहां वर्किंग क्लास ज्यादा रहती है, या थोड़ा सा सबर्ब्स में निकल जाएं,
तो वहां पे आपको सब्जियों की प्राइस निस्बतन उसमें एक फर्क मिलेगा। और यही चीज दूसरे आउटलेट्स में भी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली कई यहाँ पे भी देखा गया है कि कई दुकानदार कहते हैं कि यार जिस नेबरहुड में हमें यहाँ पे प्राइसेस ज्यादा पे करनी पड़ रही हैं रेंट्स की और बाकी यूटिलिटीज की, तो वो भी एक वजह होती है, और दूसरा वहाँ का कस्टमर जो है वो अफोर्ड कर सकता है। अब ये जो डायग्राम है, ये जो लेवी स्ट्रॉस जिसको हम लिवाइस भी कहते हैं, अब जो लेवी स्ट्रॉस या लेवी स्ट्रॉस की जो डिफरेंट जीन्स हैं, इसकी एक स्ट्रेटजी की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये काफी बड़ा जीन्स का ब्रांड है और ये हर किस्म की पॉपुलेशन, हर किस्म के सोशल स्टेटस के पॉपुलेशन को कवर करता है, ये सोशल क्लास के पॉपुलेशन को कवर करता है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें कि वो अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को किस तरीके से पोजीशन कर रहा है विद द सोशल स्टेटस, अपर क्लास का लाइफस्टाइल, ठीक है, अच्छा उसको वो बहुत ज्यादा नहीं उसने फोकस किया हुआ अपर क्लास को उस हिसाब से, जैसे वो उस किस्म का ब्रांड नहीं है कि वो अपर क्लास की मार्केट को फोकस करे, लेकिन उसने अपर मिडिल क्लास की जो मार्केट है, ठीक है, जो उसको फोकस किया हुआ है। और उसको उसने किस तरीके से फोकस किया हुआ है कि उसने लिवाइस मेड एंड क्राफ्टेड, ठीक है, अपर मिडिल क्लास की प्रोडक्ट को पोजीशन किया हुआ है, जिसकी प्राइसेस $200 टू $300 की रेंज में है, ट्रेंडी है, एलीट इमेज दिखाते हैं उसमें, जाहिर है वो उसना प्रमोशनल एक्टिविटीज भी उसी तरीके से कर रहे हैं। एंड इट इज फोकसिंग ऑन यंग अर्बन ट्रेंड सेटर्स, ठीक है, और जरा ऐसे स्टोर्स पे मिलते हैं जो थोड़े हाई एंड के स्टोर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एक उसने प्रोडक्ट जो मार्केट की भी है, दैट इज मिडिल क्लास टारगेट मार्केट, टोटली मिडिल क्लास, ठीक है, जो 32% है, यानी काफी बड़े उसमें अमाउंट है। और उसमें लिवाइस 501 ओरिजिनल जो उसकी प्रोडक्ट है, अब देखें कितना प्राइस का फर्क आ गया कि 200 टू 300 की रेंज की, और देन 40 टू $60 की रेंज में आ गए। ठीक है, वहां पे वो जाहिर है ब्रांड की पोजीशन है, ब्रांड का नाम है, लोगों के जहन में ब्रांड का इमेज है, तो ऑथेंटिसिटी इमेज उसने क्रिएट किया है। फोकस इज मैन ऑफ ऑल एजेस, यानी सिर्फ यंगस्टर्स को नहीं, हर किस्म के मैन जो है उनको एज कर रहे हैं। सोल्स एट डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ठीक है, जो थोड़े से मिडिल क्लास के डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो वो वर्किंग क्लास की लाइफस्टाइल को भी उन्होंने फोकस किया अपने प्रोडक्ट से, विच इज सिग्नेचर बाय लिवाइस। और वहां पे जो प्रोडक्ट है उसमें लो प्राइस की प्रोडक्ट है, $20 की रेंज की प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो वैल्यू प्रोवाइड करने के, वो कह रहे हैं जी आपने जो चीज परचेज है उसको उसकी वैल्यू मिलेगी। एंड फोकस इज फैमिलीज हु वांट्स नीड वैल्यू सोल्ड एट डिस्काउंट रिटेलर्स लाइक वॉलमार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही कंपनी ने या एक ही ब्रांड ने अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को पोजीशन किया है विद रिस्पेक्ट टू द सोशल स्टेटस या सोशल क्लास।